सर? अब वो नहीं चलेगा क्या? नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लार्क एआई के फाउंडर हमारे गेस्ट से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लार्क एआई का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। करेक्ट। सो जब स्टार्ट किया था लार्क एआई तो बहुत ही बेसिक एक प्रॉब्लम और पेन पॉइंट था। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर डिपेंडेंसी रहता है कि डॉक्टर कैसे उसको सुन रहा है। अगर मान लो कि हार्ट का साउंड है, अगर वो कैसे सुन रहे हैं, वो सुनने में भी डॉक्टर डिपेंडेंसी रहता है कि एक डॉक्टर ऐसे एक टाइप का सुनेगा और एक अलग टाइप का सुन सकता है। उससे इंटरप्रिटेशन का वेरिएशन होता है, उसमें बहुत डायग्नोसिस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। सो दैट हम लोग सोचे कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्टेथोस्कोप बनाएं इनिशियल डेज में, जो आपका जो साउंड है उसका रिदम को कैप्चर करे इलेक्ट्रॉनिकली एंड उसका पैटर्न को फॉलो करे। एंड वो पैटर्न को फॉलो करने के बाद क्या होता है कि आपको पता चलता है कि अगर इस पैटर्न पे ये वाला पोर्शन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी इसमें हार्ट अटैक का प्रोबेबिलिटी है। तो दैट वे वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम कि इनिशियल स्टेज में या अर्ली स्टेज में हार्ट का प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें, उसके लिए मेजरमेंट ले। तो दिस ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट इनिशियल डेज में। बट आफ्टर कोविड हम लोग देखें कि देयर लॉट ऑफ पैरामीटर जो एक साथ अगर आएगा, जैसे हार्ट रेट हो गया, आपका ईसीजी हो गया, बीपी हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, तो एक साथ अगर इसका डेटा आएगा एंड उसमें पैटर्न निकलना बहुत आसान होता है। उसके बाद आपको डायग्नोसिस में और भी क्लैरिटी मिलेगा। प्रीतम ढल्ला जी, आप हमारे साथ लार्क एआई कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब अपने कॉलेज डेज में थे, 2013 टू 2018 आपका बीटेक चल रहा था, कॉलेज के सेकेंड ईयर में आपको ये थॉट आया कि आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है। जैसे ही कॉलेज फर्स्ट ईयर खत्म होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं, उसके लिए अपने आप को ग्रूम करते हैं, रेडी करते हैं। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर में इन सब भी चीज़ों से हटकर कुछ अलग करने का सोच, ये कैसे आया आपके अंदर? करेक्ट। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पहले से ही डॉक्टर बनना एक सपना था। बट आई डिड नॉट क्रैक इट, मतलब कोई ना कोई रीज़न नहीं हुआ नहीं। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो आई यूज्ड टू टॉप द क्लास। तो मैं सोचा कि पढ़ाई में तो हो ही रहे, बट इसमें अगर मैं सेम चीज़ को फॉलो करूँगा तो आई विल एंडेड अप विद सम जॉब एंड अदर स्टफ, राइट। तो बट थोड़ा जुनून था कि कुछ चीज़ बनाना है जो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प हो। एंड जो मेरा पेन जो पेन पॉइंट मैं देखा था वो स्टार्टिंग से ही, जब मैं फैमिली में बड़ा हो रहा था तभी देख रहा था कि पापा के पास बहुत सारा पेशेंट आता था, बहुत गाँवों से, रूरल सेगमेंट से, जिसको ट्रीट करके ठीक भी होता था एंड किसी को रेफर किया जाता था हॉस्पिटल में फॉर इवैल्यूएशन के लिए। पेन पॉइंट आप क्या देखते थे? हाँ, पेन पॉइंट ये था कि कोई पेशेंट था जिसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ख़राब था कि उसको अगर कुछ हायर इवैल्यूएशन का ज़रूरत पड़ता तो वो उसको बियर नहीं कर पाता था, राइट। क्योंकि जो डेस्क में होता है डॉक्टर का, उसमें देयर आर नॉट एनफ एक्चुअली एफिशिएंट डिवाइस जिससे आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम ऑन स्पॉट पता चल जाए, तो उसके लिए भेजना पड़ता था। तो ये पेशेंट आता था गांव से या जो भी रूरल सेगमेंट का पेशेंट है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ख़राब है, उन लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सो दे नो कि ये प्रॉब्लम होएगा, फिर भी दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे से ठीक भी नहीं होगा क्योंकि मेरा आर्थिक। तो आपकी फैमिली डॉक्टर बैकग्राउंड से ही थी? करेक्ट। तो उसी समय कॉलेज के सेकेंड ईयर में आपने ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की कि दूर दराज इलाज के लिए अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर भेजा जा रहा है तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो किस तरीके से आपने सोचा कि इसको आप फिल करेंगे? तो जब मैं मेडिकल मेरा हुआ नहीं, देन मैं एडमिटेड हुआ फॉर बायोटेक्नोलॉजी बीटेक। ओके। तो उसमें मुझे टेक्नोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ, साथ में मेडिकल का भी और बायोलॉजी का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर था। देन आई थॉट कि ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें दोनों मिक्स करता है एंड जो एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। तो टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज आना स्टार्ट हुआ, साथ में बायोलॉजी का भी पेन पॉइंट ऑलरेडी मैं देख चुका था। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस, राइट। तो उस टाइम में जर्नी आसान नहीं था क्योंकि तो आपने स्ट्रीम चुना हुआ था बायोटेक्नोलॉजी, और फिर अलग से मेडिकल लाइन में कुछ करना, ये कैसे आपने सोचा कि आप कैसे करेंगे इसको?
हाँ, तो ये मतलब सी उस टाइम में देयर आर नो वन टू बेट ऑन मी, मतलब ऐसा कोई नहीं था मुझे भरोसा करे कि तुम कर सकते हो। तो कुछ चीज़ स्टार्टिंग से मुझे सीखना पड़ा था जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टफ है, क्योंकि आई नो कि ये एक बेसिक पेन पॉइंट है गवर्नमेंट मतलब फुफली चल रहा है, बट उसको अगर फील करने के लिए मुझे कुछ प्रोटोटाइप बनाना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टार्टिंग में। उसके लिए मुझे कुछ CF का टॉपिक पे काम करना पड़ा, कुछ कोडिंग भी करना पड़ा मुझे, कुछ डिज़ाइन भी सीखना पड़ा, साथ में बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स था उसके साथ। तो दैट वाज ए हेक्टिक जर्नी बट फ्रूटफुलिंग था। मतलब जब मैं जाता था रूम में तो लगता है कुछ करके मैं आ रहा हूँ। देन आफ्टर तो ये खुद से ही सीख रहे थे या कोर्सेज आपने ले रखे? नहीं, मेरा एक मेंटर मिला था मुझे फॉर्चुनेटली, कहाँ से? एंड ही केम फ्रॉम डंडी यूनिवर्सिटी स्वीडन। तो थोड़ा मतलब कहाँ पे मिला ये मेंटर? ये मुझे मिला KIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। ओके। सो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि ये सेगमेंट को तुम एमलगम करोगे तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं चीज़ें, देन विल सी कि इसको कैसे पिवोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, राइट। तो फ्री टाइम में मैं सीखता रहा, मुझे गाइड करते रहे। देन 2017 में उन्होंने आपको किस चीज़ को लेकर मेंटोरशिप या गाइड की? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो जैसे मैं बोल रहा था कि कोई अगर डिवाइस बनाना है आपको, कोई सिग्नल को लेना है तो सिग्नल पे आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो कैसे सिग्नल से आपको पैटर्न को निकाल पाओगे, कैसे सिग्नल से आपका एल्गोरिदम बनेगा जो एल्गोरिदम मल्टीपल डेटा पॉइंट को ट्रेन करेगा एंड बताएगा कि अच्छा अगर ये पैटर्न आ रहा है मतलब आपका हार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप जाके डॉक्टर का इलाज करा लो। तो ये जो तो वो मेडिकल लाइन से थे? नहीं, ही वाज बायोमेडिकल इंजीनियर। तो उसको बायोमेडिकल डिवाइस का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल जो कोडिंग से लेके सर्किट है इसमें बहुत अच्छा नॉलेज था। तो दैट नॉलेज आई वाज गेटिंग फ्रॉम हिम, राइट। साथ में पिन पॉइंट था, तो दोनों एक साथ एमलगम करके इट टुक 2 years। उसके बाद मैं फर्स्ट प्रोटोटाइप डेवलप करके दिखाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME डिपार्टमेंट को। 2017 में मुझे फर्स्ट फंडिंग मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME डिपार्टमेंट से। कितने की? वो था ओनली 6 lakhs का, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाने के मतलब ये आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी आपको हाँ, मिली थी? किस ईयर में? फोर्थ ईयर में मिला था मुझे। बट तो फंडिंग मिलने के पहले का जो स्ट्रगल था, फंडिंग मिलने के पहले की जो जर्नी थी वो कैसे आपने पूरी की? उस टाइम में एक चीज़ तो था कि मैं कॉलेज में हूँ, तो उस टाइम में सीखने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। बट सीखने के लिए डिफरेंट स्ट्रीम में जाके मुझे सीखना वो थोड़ा हार्डल था। मतलब मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बायोलॉजी ऑफ माई कोर सब्जेक्ट, उसका मैं टेक्निकल कोडिंग भी करना पड़ रहा है, मुझे डिज़ाइन भी करना पड़ रहा है, क्योंकि डिज़ाइन करके आप एक बॉक्स बनाओगे, उसके अंदर सर्किट डालोगे, फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे सब सेक्टर का नॉलेज होना जरूरी था। तो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। जहाँ पे भी मेंटर मिला मैं जाके बैठ जाता था कि मुझे थोड़ा सिखा दो। देन तो मेंटोर तो आपको मिल गए वहाँ से, जो आपने बोला कि IIT भुवनेश्वर के मेंटर। उनकी मेंटरशिप से आप धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े? मतलब फंडिंग मिलने से पहले तक कैसे आप आगे बढ़े कि वो फंडिंग तक आपने अप्रोच किया खुद को? तो उसमें एक चीज़ का मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था, वो था आपका माइंडसेट पे। क्योंकि आई थिंक जितना भी लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ रिस्क ले रहे हैं, उसका माइंडसेट उस टाइप का माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एंड वो माइंडसेट में ही काम किया था उन्होंने, जो मेंटर था। तो पहले तो मुझे समझाया कि ये जो चीज़ है इसमें रिस्क आएगा, इसमें हार्डल्स आएगा, तुम्हें डिमोटिवेशन मिलेगा, तुम फ्रस्ट्रेट होगे, बट अगर तुम इसको करोगे आफ्टर 5-6 ईयर तुम्हें दिखेगा कि तुम कुछ वैल्यूएशन कर रहे हो सोसाइटी में एंड सिस्टम में, राइट। दैट वाज द थिंग। एंड मैं उसको पूरा फॉलो करता था, क्योंकि मतलब कैसे कैसे आपने फॉलो किया और कैसे कैसे आप पहुंचे इस फंडिंग तक? हाँ, करेक्ट। तो जैसे मानो कि स्टार्टिंग हुआ कि मैं 2014 में फिर मुलाकात हुआ मुझे मेरा मेंटर से। तो स्टार्टिंग में मैं यूज्ड टू मतलब गो एंड शो अप कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, फिर मुझे चांस दीजिए। तो ऐसा भी टाइम हुआ है कि मैं 4-5 दिन नॉक करके बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि सर को पता नहीं कि मैं मेरे अंदर वो इंटरेस्ट है बोल के। फिर मैं मिला फिर सर ने बताया कि अच्छा तुम ये चाहते हो तो जस्ट स्टडी ऑन दैट। एंड उन्होंने इतना सा बोलता था कि ये टॉपिक है, इसमें स्टडी करो। ओके, जो स्टडी करना था मुझे करना था। फिर आके मैं बोलता था, फिर देखा कि जो स्टडी किया है मैं वो गलत स्टडी किया है। तो फिर मुझे 10 दिन घुमाता था कि सर की ये मतलब तो सीखो। आपका रिसर्च चल रहा था। तो सर भी स्टूडेंट्स का चलता है। तो सर भी चाहते थे कि मैं खुद से सीखूं, वो कितना भी डिफिकल्ट कोडिंग हो, कितना डिफिकल्ट सर्किट हो, डिफिकल्ट डिजाइन हो, मैं खुद से सीखूं। तो इसके लिए सर वो माइंडसेट प्रिपेयर करते थे कि आई हैव टू डू अलोन द थिंग्स। तो ये चीज़ में फिर मैं स्टार्ट किया था कोडिंग पे, क्योंकि जो पैटर्न होता है सिग्नल का उसमें आपको डिटरमाइन करने के लिए यू नीड टू नो सम कोडिंग स्टफ, राइट। तो मुझे कोडिंग का नॉलेज था ही नहीं, तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट किया। वो भी मैंने सीखा नहीं था किसी से, मैं खुद सीख रहा था। सर अप्रूव करता था कि अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट दिन आके करो तुम। ओके, तो ऐसे चलता रहा। लाइक 6-7 महीने का एक हार्डल था कि जहाँ मैं कोडिंग सीखा। उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाना था मुझे, क्योंकि मैं कोड तो कर लिया, अभी फिजिकल प्रोडक्ट बनाना है।
तो उसके लिए सर्किट पे कैसे डायग्राम होता है, कहाँ पे प्रोक्यूरमेंट कर सकता हूँ मैं, इंडिया में कहाँ पे चिप में तो मिलेगा। प्रोडक्ट भी, फिजिकल प्रोडक्ट आपने खुद ही डिजाइन खुद किया? डिज़ाइन किया है। तो पहले तो ये आपने कैसे सीखा या फिर किस तरह हाँ, तो इसीलिए मुझे ना मेरा जो एकेडमिक्स है उसमें बहुत हेल्प किया था, क्योंकि आई गॉट सम गुड टाइम टू ग्रूम माई सेल्फ। अब मेरा मानो कि सेकेंड ईयर में मैं कोडिंग का बात कर रहा था, धीरे धीरे जब देखा कि मेरा एल्गोरिदम रेडी हो गया है, देन इसको मुझे एक फिजिकल प्रोडक्ट में डालना है, तो मुझे सेंसर लगाना जरूरी है। तो सेंसर के लिए प्रोक्योरमेंट कहाँ से होता है, क्योंकि उसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा चीपेस्ट सेंसर क्या है जिससे मैं एक एल्गोरिदम डाल सकता हूँ, वो मैं रिसर्च किया, मंगाया, 2-3 बार फेल हुआ, फिर डायग्राम बनाया कि कैसे जोड़ सकते हो सर्किट को। उसके बाद उसको पैकेज किया, पैकेज के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर 3D प्रिंटिंग भी जानना पड़ता है आपको, वो भी मैं किया। तो टोटल एक 1.5-2 साल का जर्नी था जहाँ पे मैं पूरा चीज़ को खुद बनाया हाथों से। उसमें मुझे एक एक पैरामीटर पता चल गया उस टाइम में कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आपने ये डिजाइनिंग कहाँ से सीखी थी? डिज़ाइन भी मैं उधर बायो डिज़ाइन लैब था, एक बायो डिज़ाइन लैब में ही 3D प्रिंटर वगैरह उस टाइम आ रहा था इंडिया में ज़्यादा, है ना। जैसे कुछ था रेजिन प्रिंटर, कुछ था नॉर्मल 3D प्रिंटर। तो उस टाइम मैं उसको सीखा एंड जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको केसिंग किया, फिर केसिंग करने के बाद लोगो डाला पहले आरकाई का, है ना। वो दिस आर वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट, बट वो हम लोग वो मैं खुद ही किया था लाइक 2017 के टाइम में। ओके, तो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन रेडी कर लिया, उसके बाद फिर आपने कैसे अप्रोच किया कि आप फंडिंग तक पहुंचे? करेक्ट। तो इसीलिए आई थिंक मतलब थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है, सेंट्रल का इनिशिएटिव, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ बना रहे हो एंड आपको गवर्नमेंट वो स्कीम में आप उसको डाल रहे हो, देन दे विल प्रमोट यू ए लॉट। तो उसी टाइम में मेरा जो सराउंडिंग का इकोसिस्टम था वो स्टार्टअप, वो बहुत अच्छा था, राइट। तो उसमें मैं जाके दिखाया कि मेरा ये प्रोडक्ट है एंड दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो कुछ अगर एप्लीकेशन ओपन है तो बताओ, मैं फॉर्म भरता हूँ एंड आई विल रेडी फॉर द पिच। तो उसी टाइप में MSME का एक फंडिंग राउंड चलता था 6 लाख का, उसमें मैं डाला। तो देयर आर लॉट ऑफ, मतलब कैसे आपको पता चला उसके बारे में? हाँ, तो एक इंक्यूबेटर है किट TBI। किट TBI ने उन्होंने स्टार्टअप का जितना भी एप्लीकेशन है, जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है, वो बताते रहते हम लोगों को कि ये चीज़ आ रहा है, तो इसमें डालोगे तो मे बी यू विल गेट सम फंड, या तो कुछ सपोर्ट तो मिल जाएगा, मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। तो उसी टाइप का मुझे इंट्रोडक्शन मिला था फ्रॉम किट TBI कि MSME में तुम पहले डाल के देखो कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट का आइडिया। और कैसे डाला आपने वहाँ पे? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका उसी टाइम में पोर्टल इतना काम नहीं करता था, तो ऑनलाइन फॉर्म था। ऑनलाइन फॉर्म में आपको पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है आपका, जब मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या लिया, मतलब अंडर किस हेडिंग? इस टाइम में था कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट एबनॉर्मलिटीज विद इन 10 सेकेंड्स, इस टाइप का एक हम लोग का। तो आपने MSME में इस चीज़ को लेकर फंडिंग के लिए अप्लाई की? करेक्ट। किस सेक्शन में या किस जगह में वो लोग ये ऑप्शन आपको देते हैं कि आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकें? तो उसी टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम था, तो उसी टाइम में, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ इंक्यूबेटर जिन्होंने स्टार्टअप को स्टेट वाइज या लोकलाइजली प्रमोट करता है। तो उस टाइप का ही एक इंक्यूबेटर है किट TBI, है ना। तो किट TBI ने वो फॉर्म ओपन किया था जो इंटरेस्टेड MSME के थ्रू, क्योंकि किट TBI वाज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ MSME काइंड ऑफ, राइट। तो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर थे, तो उन लोगों के थ्रू ही हम लोगों का प्रोसेस हो रहा था, जो भी प्रोडक्ट का आइडिया हम लोग दे रहे थे, देन सिलेक्शन होता था। उस टाइम में मैं देखा कि मेरे से बहुत बड़ा आदमी मतलब बहुत काम कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड। तो आपने किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाला और क्या क्या किया आपने? हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही था कि जब कुछ हार्ट मार्मर होता है, वो डॉक्टर से कुछ पार्ट छूट जाता है, मे बी वो जो छूटने वाला जो साउंड कॉम्पोनेंट होता है वो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मानो कि आपका ब्लॉकेज कैसा है, क्या है, और ये सुनने वाला पार्ट डॉक्टर वैरी करता है। तो इफ़ आई हैव समथिंग इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट, द रिदम एंड द सिग्नल, देन कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, है ना। एंड वो अगर पैटर्न आपको दिख जाएगा एल्गोरिदम के थ्रू, देन वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये पैटर्न अगर डिप कर रहा है या मिस हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, या तो बीट बहुत स्लो चल रहा है या बीट मिस हो रहा है, मीन्स कुछ आपका प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअली मेन कोर फंडामेंटल था। और किस तरीके से आपने अप्लाई किया वहाँ पे कि फंडिंग के लिए, कि आपको आगे वो सेलेक्ट हो सके? हाँ, तो उस टाइम में जो इंक्यूबेटर में थे, तो मैं पहले से काम करता, तो मुझे जानते थे कि आई एम इंटरेस्टेड स्टूडेंट, तो मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप इसको करो, लेट्स सी एक बार डाल के देखो कि क्या हो रहा है। देन फर्स्ट टाइम्स में मेरा फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया था, बट उन्होंने मुझे ग्रूम किया था कि आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपका प्रॉब्लम सही है, बट यू नीड टू प्रेजेंट वेल, राइट। आपको स्टोरी बताना होगा, जो पेन पॉइंट का स्टोरी है, राइट। उसके लिए मुझे ग्रूम किया गया था कि आपका जो पेन पॉइंट है उसका अच्छे से समझाओ, सॉल्यूशन को दिखाओ, उसके बाद प्रोटोटाइप को दिखाओ, देन दे विल। मतलब किसने ग्रूम किया?
उन्होंने जो इनक्यूबेटर में जो भी आपका पर्सन रहते हैं, जो भी हेल्प करते हैं कि मैनेजमेंट इनक्यूबेटर में, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया एंड मुझे ग्रूम किया कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मैं बना तो लिया हूँ, मतलब अप्लाई करने के बाद वहाँ पे आपको अपना वो पिच करना था या पिच करना था। उसमें कुछ मॉक पिचिंग था, तो मॉक पिचिंग में किया, फिर उसमें देखा कि इसमें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इवन आई हैव ए सीरियस प्रॉब्लम इन स्टैमरिंग, बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, राइट। तो दे आर ऑल्सो सीरियस कि यार तुम्हें इसको ठीक करना है। ओके, देन आई रियलाइज कि ये ना कॉन्फिडेंस से आता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो वो होता नहीं है, नर्वस ज़्यादा होते हो तो ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे मैं वो फिगर आउट किया, बट वो भी था। तो फिर उसी चीज़ में भी ग्रूम किया था मुझे, तो देर थोड़ा पार्ट जिसमें मुझे ग्रूमिंग मिला है मेरा एंटायर जर्नी में, बी इट फ्रॉम कोडिंग टू माई स्टैमरिंग प्रॉब्लम, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड विद इन द एंटायर जर्नी फॉर 3-4 years। तो फिर आपको 6 लाख की फंडिंग अप्रूव हो गई और वो मिल गई। तो इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। फर्स्ट टाइम आई हैव ट्रैवलिंग टू दिल्ली। तो दिल्ली जाके पूरा एक पैनल थे गवर्नमेंट का, पूरा पैनल गवर्नमेंट का, तो आई हैव वेरी नर्वस देन प्रेजेंट किया एंड थॉट कि मैं मेरा बेस्ट दिया हूँ, देखते हैं। देन आई आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट द लेटर कि मुझे मिल गया है बोल के। तो उस 6 लाख फंडिंग को आपने यूटिलाइज कैसे किया, कैसे आपने अश्योर किया कि हाँ इस सेगमेंट्स में मेरे को इतनी फंडिंग लगानी है ताकि फंडिंग का कोई पार्ट मेरा गलती से भी मिसयूज ना हो? हाँ, तो जब मैं प्रोजेक्शन बना रहा था कि प्रोडक्ट में ये प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा, उसका ग्रूमिंग भी मुझे मिल गया था फ्रॉम किट मैनेजर्स एंड ऑल, राइट। तो उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हारा, इवन जो मेंटर थे उन्होंने भी मुझे बताया कि प्रोडक्ट का कंपोनेंट का कॉस्ट अगर 20 रुपया होता है ना, तो आपको फी हिसाब से कैलकुलेट करना होगा कि मे बी आपका एक सेंसर से काम नहीं होगा, मैं आपको 10 सेंसर लेके आना पड़ेगा कि 2 बांड भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों का प्रोडक्ट का सर्किट का एक कॉस्ट होता था, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट। सेंसर लेकर आना पड़ेगा मतलब मानो कि आपका कोई सेंसर है जो हार्ट का साउंड को पिक कर रहा है, ओके, तो ये सेंसर मुझे खरीद के लेकर आना पड़ेगा फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। उसका कॉस्ट अगर मानो कि हो रहा है कि 20 रुपया 30 रुपया, इन केस हम मेरा जो सर्किट है वो गलत सेटअप हो गया तो वो सेंसर खराब हो सकता है, दोबारा काम नहीं करेगा। हाँ, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना पड़ता था। वो क्वांटिटी क्या होगा ये भी आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग में होता था कि मैं 10 सेंसर लेके आऊँगा, मेरा 10 अगर 9 बार अगर गलती होगा तब भी चलेगा, राइट। तो उसी हिसाब से मेरा एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए मुझे कॉस्टिंग डिफाइन करना पड़ा। सर्किट का कॉस्टिंग, सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग था कि कुछ सॉफ्टवेयर में बेस करके बनाना पड़ता था चीज़ों को, डिज़ाइन के लिए जो मटेरियल होता है उसका कॉस्टिंग, कुछ टेस्टिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था कि मानो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है उसका इंटरफेरेंस कैसा आ रहा है वो देखने के लिए। तो ये कॉस्टिंग आपने किस चीज़ से पहले डिज़ाइन की, किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की? हाँ, ये डिज़ाइन किया था कि मुझे पूरा प्रोडक्ट बनाना है, तो पूरा प्रोडक्ट में कितनी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी ओवरऑल, और उसको हम कितना बढ़ाकर एक रख सकते हैं ताकि हमारे पास एक मार्जिन बचे। करेक्ट। एंड वो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो दिखा के मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ले सकता हूँ, जैसे लोग मुझे ट्रस्ट करें कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रन कर रहा है एंड वो क्लिनिकली फिर मैं उसको अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करूँ। ये जो 6 लाख की फंडिंग आपको मिली, इसको आपने यूटिलाइज किया किस तरीके से एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वो तो ठीक है, आपने कॉस्ट देखा कि अलग अलग चीज़ों पे ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन की तो किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करने की तरफ आगे बढ़े? मैं ना आपको ये बताऊंगा कि मैं 6 लाख जो फंडिंग आया था वो लिया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो मुझे थोड़ा लर्निंग की ज़रूरत है और भी, क्योंकि मैं एकदम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मतलब मेरा फैमिली में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो मुझे पूरा सीखना है। तो मैं तो टेक्निकल स्टफ सीख लिया हूँ, कैसे पिच करते हैं वो सीख लिया हूँ, फंडिंग लेना मेरे लिए अभी एक मॉडल बन गया था कि ऐसे फंडिंग मिलता है अगर तुम ऐसे बनाओगे, दिस अ थिंग। बट मैं देखा कि 6 लाख रुपये में नाइदर मैं बहुत बड़ा चीज़ कुछ कर सकता हूँ इस मोमेंट पे, नाइदर मेरे पास एक्सपीरियंस है जैसे जिसको मैं यूज़ करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर आगे आपने क्या किया? सो आगे आई टुक वन जॉब जो मेरा प्लेसमेंट में हुआ था, क्योंकि और वो जब मैं इसलिए लिया था कि मुझे जानना था कि वो भी स्टार्टअप ही था, तो इसलिए मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया था कि मुझे जानना था कि स्टार्टअप में कैसे ऑपरेट होता है थिंग्स। वो भी बायोमेडिकल कंपनी का ही एक स्टार्टअप था, वो काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन मेजरमेंट के लिए डिवाइस बनाते थे, तो मोटा मोटा आपका जो भी टेक्निकलिटीज है वो सेम था, बट मुझे पूरा स्ट्रक्चर देखना था कि कैसे HR काम होता है उधर, कैसे प्रोडक्ट मैनेजर काम करते हैं, कैसे टेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन में कैसे आता है। तो मैं 1.5 साल काम किया, फिर आई क्विट द जॉब एंड फिर मैं आया कि TBA में, उधर मुझे निधि DFT को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निधि जो स्कीम है उसके अंदर फर्स्ट फेलोशिप मिला था। निधि कौन सी स्कीम है? निधि का EIR स्कीम होता है, तो 2019 में मुझे मिला था। उस टाइम स्टार्टअप जस्ट इंडिया में बूम हो रहा है एंड गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो उसी टाइम में ये था कि अगर जो भी स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहता है उसको मंथली कुछ सैलरी या स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो दैट वाज द निधि EIR स्कीम। मतलब उसके निधि AIR स्कीम, हाँ,
तो मैं जॉब क्विट करने KIIT। हाँ, तो अगेन तो इसके थ्रू आपको कितना फंड्स कितने फंड्स मिले, किस प्रकार से मिले? तो इसमें ना मंथली मुझे मिलता था कुछ फंड, मंथली स्टाइपेंड मिलता था। बताना नहीं चाहते? नहीं, जब 30,000 का फंड था, स्टाइपेंड था, एंड कुछ 2 लाख के आसपास कुछ था जो आपको टेस्टिंग के लिए या कोई डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा। तो इसमें गवर्नमेंट ये सिक्योर करते थे कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे करियर चूज़ करे, उसके लिए आफ्टर कॉलेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये मंथली स्टाइपेंड स्टार्ट किया था, जैसे होता है कि आपका PhD में उसी टाइप का स्टार्टअप के लिए। तो वो स्कीम उसमें मुझे सिलेक्शन हुआ था, आई गॉट द फंड, एंड एक फ़ंड था जिसमें मैं डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 1 साल के लिए चलता था। तो 2020 आ गया। 2020 आने के बाद मैं सोचा कि मुझे फिर कंपनी से फ़ंड उठाना है, मतलब गवर्नमेंट, मतलब VC जो होता है ना, तो उसके लिए मैं 2020 का 1 जनवरी में कंपनी रजिस्टर किया ऑफिशियली। तो फंड्स को रेज करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स रेज करने का प्रयास नहीं किया? हाँ, तो इनिशियली मैं जब आया था जॉब छोड़ के, तब मुझे 1 साल चाहिए था मुझे और भी रिफाइनमेंट करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर। तो आई टुक 1 ईयर, एंड उसी टाइम में मैं DFT का जो फंडिंग था उसको मैं यूटिलाइज कर रहा था। जब 2020 हो गया, देन आई थॉट कि अभी मुझे ऑफिशियली रजिस्टर कंपनी बनाना है, सो दैट मैं VC को, मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उन लोग अट्रैक्ट कर सकूँ मेरा प्रोडक्ट के लिए। तो उन्होंने फिर 2021 जनवरी आई रजिस्टर माई कंपनी ऐसे लार्का हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। लार्क आई नाम कहाँ से आया? क्या सोचकर आपने लार्क आई नाम रखा है? करेक्ट, तो लार्क आई का एक, मतलब लार्क आई नाम 2020 में ही रखा गया है। एक्चुअली लार्क इज ए बर्ड नेम, और मुझे बर्ड से थोड़ा, बर्ड का जो साउंड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मुझे म्यूजिक में बहुत शौकीन है। तो उसमें इसीलिए मैं बर्ड मुझे लार्क बर्ड ना बहुत, मतलब फैसिनेटिंग लगता था। और उसी टाइम में मैं AI में भी थोड़ा काम करता था, पैटर्न रिकॉग्निशन लेके एल्गोरिथम पे, तो जोड़ा उसको, देन लार्क आई वो नाम बना। एंड बट उसके बाद जो लेगेसी मेंटेन हुआ है हम लोग का प्रोडक्ट, लार्क बर्ड एंड AI टेक्नोलॉजी फ्यू ऑफ देम एंड तो इसके पीछे का कुछ सोच या कंसेप्ट भी रहा था आपका? हाँ, तो उसी टाइम में मैं ये सोचा था कि जो स्टार्टअप होता है, आई थिंक ये बहुत पर्सनल चीज़ होता है, कि पर्सनल इमोशन से बड़ा होता है, राइट। एंड मेरा काम के अलावा मैं साउंड और म्यूज़िक इसमें बहुत ज़्यादा हॉबी था मेरा, मतलब इसमें कल्चर करता था मैं। एंड बर्ड भी मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग जोन है, कि बर्ड का जो साउंड होता है उसका भी लैंग्वेज होता है, राइट। तो कभी कभी मैं भी सोचता था कि बर्ड का वो लैंग्वेज और वो साउंड का डिकोड मैं कर सकता हूँ कभी, तो मे बी आई कैन इंटरेक्ट विद द बर्ड। तो ये बहुत ही आई थिंक चाइल्डिश टाइप का थॉट्स था, बट वो एक इमोशनल थॉट था कि मैं उसका साउंड को मैं करेक्ट कर पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई बर्ड्स केम इन द पिक्चर, एंड नाउ एवरी बर्ड्स का साउंड को आपने वो हार्ट का साउंड से कनेक्ट किया? काइंड ऑफ, मतलब जब मैं नाम रखा उसी टाइम में। एंड उसके बाद से अभी जितना भी प्रोडक्ट रखा है मैं, एवरी प्रोडक्ट इज नेम्ड आउट ऑफ बर्ड्स। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, हम जानना चाहेंगे प्रीतम जी, और कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जब आप अपने स्टार्टअप को इनिशियल फेज से लेकर आगे बढ़ा रहे थे? तो इनिशियली जब आपके पास एज रहता है, जब आपके पास एकेडमिक्स रहता है, उसी टाइम में आपको कोई बिलीव नहीं करता है। इसीलिए आपको राइट मेंटर चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा पहला चीज़ ये रहेगा कि फॉर्चुनेटली मुझे मेंटर मिला था, ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया था, आई ऑल्सो ट्राइड फॉर दैट, कि मुझे वो जुनून दिखाना था कि यार मैं कर सकता हूँ, समवन हैव टू बी होल्ड माई हैंड, राइट। तो आपने मेंटोर को चुना ताकि जो चैलेंजेस हैं वो ईजी हो सके? मेंटर को चुना इसलिए कि मेरा जो स्टेपिंग स्टोन है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसमें मैं काम कर सकता हूँ, उसमें मैं एक आइडिया मिला मुझे। पहला स्टेप तो यही था। एंड वो मेंटर मुझे इनकरेज भी करते थे कि तुम इसको आगे लेके जाओ, है ना। तो दोनों काम एक साथ हो गया था। पहले मैं आउटर वर्ल्ड में कैसे काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस कैसे एक साथ काम हो रहा है, ये मुझे आइडिया मिला। एंड साथ में ये भी आइडिया मिला कि अगर मैं करता हूँ तो देयर आर समवन जो मुझे रेक्टिफाई कर सकता है कि मैं गलती करके नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज कि चूज योर मेंटर इन राइट वे। उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया? जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, एक तो मेंटोरशिप चैलेंज, तो वो तो ओवरकम हो गया, इसके अलावा और भी कोई चैलेंज आप फेस कर रहे थे? इसके अंदर इसके बाद आता है कि आप प्रोडक्ट बना लोगे बहुत स्मॉल स्केल में, बट उसको आपको राइट लोकेशन में दिखाना, मार्केट प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने कैसे किया? हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि इनिशियली ना, जब प्रोडक्ट बना भी नहीं था, वी जनरली मेड फ्रॉम ब्रोश्योर प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना के, एंड डॉक्टर के पास एंड क्लिनिक में हम लोग घूमते थे, है ना, कि देखो ये प्रोडक्ट बनेगा तो आप रखोगे कि नहीं रखोगे। तो इसमें मतलब किन किन जगहों पे आप डॉक्टर्स और क्लिनिक्स? हाँ, तो ये रांची झारखंड में भी हम लोग किए हैं काफ़ी एरिया पे, उड़ीसा में भी हम लोग एक जगह पे किए हैं, बंगाल में भी हम लोग घूमे हैं बहुत ज़्यादा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोडक्ट हम लोग बन। ओवरऑल रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से आपका है जो कि आपको एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? करेक्ट। तो अभी हम लोग का 3 प्रोडक्ट है। एक है रेन जो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर है। दिस इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मल्टी
मल्टी पैरामीटर मॉनिटर। मतलब इसमें 5 पैरामीटर आपका साइमल्टेनियसली कैप्चर होता है। संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, तो ये जो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर है जो आपका आईसीयू बेड के ऊपर दिखा जाता है, बड़ा वाला डिवाइस, उसका सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन हम लोग बनाए। उसमें एक QR कोड है, QR कोड से डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी ये जो डिवाइस है ये डायरेक्टली लोग खरीदते हैं हम लोग से, एंड जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है उसका। मतलब एक सेल्स मॉडल और दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ओके, करेक्ट। कितने लोगों को आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़े हुए हैं अपने स्टार्टअप से, जो कि आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं? Currently we have 18 employee and 7 interns, total 25 किस तरीके से उनके साथ रेवेन्यू शेयर हो रहा है? तो हम लोग जो कोर टीम है उस कोर टीम में तो हम लोग जैसे फाउंडर को फाउंडर में तो फेयर वाला चीज़ है। बाकी हम लोग सैलरी देते हैं एंड साथ में ESOP देते हैं, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हैं। तो दैट वे दे आर वेरी हैप्पी ऑन दैट पार्ट। अपनी स्टार्टअप को और स्केलेबल करने के लिए आपके क्या वे फॉरवर्ड प्लान्स हैं या स्ट्रैटेजीज हैं कि मार्केट उसका बड़ा हो सके? तो फर्स्टली हम लोग अभी एम्स के साथ भी काम कर रहे हैं, एम्स दिल्ली के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्बुलेंस कंपनी भी हम लोग डिवाइस ले रहे हैं। तो अभी हम लोग का जो इकोनॉमी यूनिट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जो अभी जैसे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाए तो हम लोग कंपाउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। कंपाउंड लेवल पे काम अगर प्राइस कम होएगा देन आपका टोटल प्राइस भी ज़्यादा नहीं होगा एंड मार्जिन ज़्यादा आएगा। तो हम लोग कंपाउंड लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कंपाउंड का प्राइस कम करके एंटायर पैकेज या डिवाइस जो है उसका प्राइस और भी रिड्यूस। टारगेट ऑडियंस से क्लाइंट्स कौन से रहते हैं आपके लिए? अभी टारगेट ऑडियंस हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल का ट्रॉमा केयर सेंटर रहता है, इमरजेंसी रूम रहता है, एम्बुलेंस। कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे संक्षेप में न्यू स्टार्टअप्स के लिए? हाँ, तो न्यू स्टार्टअप में एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द मेन थिंग, एंड राइट डायरेक्शन में जाने के लिए एक मेंटर को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। फाइंड योर राइट मेंटर एंड राइट इंक्यूबेटर जो अभी आपको हेल्प कर सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग का स्कीम आ रहा है, तो उसमें आप इंट्रोड्यूस हो थ्रू मेंटर एंड इंक्यूबेटर। एंड उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए देख लो कैसे वो फिट हो रहा है कि लोग का एक्चुअली यूज़ करने का मन है कि नहीं। मतलब इसको बोला जाता है कि वैल्यू एडिशन, अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आपका मार्केट में वो लोग खरीदेगा। दैट्स द ओनली थिंग। अगर आपका शॉर्ट हो जाता है देन देयर आर लॉट ऑफ VC और फंडिंग एजेंसी जो आपको आएगा, आपको जुड़ के आपका मॉडल को स्केलेबल बनाने में हेल्प करेगा। वैल्यू एडिशन करने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए? हाँ, वैल्यू एडिशन के लिए जैसे अभी मानो कि अगर जैसे हम लोग का मॉडल पे क्या है कि इंडिया में या इवन झारखंड में आप देखोगे तो नर्स टू डॉक्टर रेशियो है 1:1.5, बट अगर मेडिकल प्रोफेशनल एंड नॉर्मल लोगों का परसेंटेज है 3:10,000, तो 10,000 पीपल के लिए 3 डॉक्टर ही है। तो ये जो गैप है, इसको गैप को फिलअप करने के लिए वी हैव स्टार्टेड द डेटा ट्रांसफर थिंग। जो अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर है भी नहीं तो डॉक्टर का डेटा चला जाएगा, राइट, देखने के लिए मतलब गैप अगर ब्रिज करे तो वैल्यू एडिशन हो सकता है। करेक्ट। प्रीतम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।